हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आ रहे हैं, आपने अपने स्टडी आवर्स और प्रैक्टिस का टाइम भी बढ़ा दिया होगा। तो मैं वापस आ गया हूँ आपके लिए एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो लेके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेवल 2 क्वेश्चन जो आते हैं KVPY एग्ज़ाम में। तो हम आगे बढ़ेंगे KVPY 2016 के केमिस्ट्री सेक्शन से। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, यानी इस रिएक्शन में हमें 3 कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई और जेड। इन तीनों को पहचानना है कि क्या होंगे। तो पहले हमें रिएक्टेंट साइड में दिया गया है, आप देख सकते हैं ये है क्यूमीन, इसका कॉमन नेम है क्यूमीन और इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका IUPAC नेम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसके ऊपर एरो के ऊपर आप देख सकते हैं O2 दिया गया, यानी ऑक्सीजन के साथ में इसे ऑक्सीजनेशन किया गया है। यहाँ पे आप कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं कोबाल्ट नैप्थेनेट का। तो कोबाल्ट नैप्थेनेट का कैटलिस्ट जैसे यूज़ करेंगे और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप इसका रिएक्शन करेंगे क्यूमीन का, तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिएक्शन है, आपको NCERT में भी मिलेगा। यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि जो रिएक्टेंट साइड पे क्यूमीन है, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो हमें यहाँ पे एक्स जो कंपोनेंट है वो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलेगा, जो कि हमारा एक्स हमें यहाँ पे मिल गया। तो अगर हम चेक करेंगे तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी में जो ऑप्शन एक्स है वो मैच हो रहा है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि X को ट्रीट करेंगे H+H2O से, यानी इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एसीटोन और फिनॉल। तो एसीटोन में आपको बता दूँ इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है। साथ ही में एसीटोन का और भी यूज़ है, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर या नेल पेंट्स में भी इसको एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ये इंडस्ट्रियल स्केल में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में सॉल्वेंट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया एसीटोन का इम्पॉर्टेंट रोल। साथ ही में इसमें जो फिनॉल मिलता है वो इसका एक मेजर प्रोडक्ट है, जिसके लिए ये हम इंडस्ट्रियल स्केल पे, ये कमर्शियल स्केल पे ये प्रोसेस करते हैं। तो इससे ऑप्शन बी और ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गए और हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, जिसमें वाई है फिनॉल और जेड है एसीटोन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगर आपको इसका मैकेनिज़्म समझना है तो एक शॉर्टकट से मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होता है कि ऑक्सीजन का होमोलिटिक फिजन होता है, फिर ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे, जिसकी वजह से यहाँ पे OO ऐड हो जाते हैं। एसिडिक मीडियम में ये H+ जाके ऑक्सीजन से जॉइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल जो कि एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है और एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ से लीव कर जाता है। और यहाँ पे जो फिनाइल रिंग है ये ऑक्सीजन के ऊपर जाके माइग्रेट कर जाती है इस कार्बन से बॉन्ड तोड़ के। तो ऐसे जो भी रिएक्शन है जिनमें फिनाइल ग्रुप या R ग्रुप का माइग्रेशन होता है उन्हें रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसमें हमें क्या पूछा गया है। द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग 2 स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें रिएक्टेंट साइड पे स्टायरीन दिया गया है और हमें इसको फॉर्म करना है एक प्रोडक्ट, जिसमें ये जो स्टायरीन है उसके ऊपर एक एडिशन होके CN यानी साइनाइड ग्रुप जॉइन हो गया है और ये बेंजीन एज इट इज़ इंटैक्ट। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में दिया है HBr बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड सुनते ही आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल याद आया होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में होता ये है कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट होता है, जो यहाँ पे Br- है, वो अल्कीन के उस कार्बन पे अटैक करता है जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो टर्मिनल कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ पे Br- जाके अटैक करना पसंद करेगा बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और जो H+ होगा वो जाके सेकेंडरी कार्बन पे जॉइन होगा, यानी बेंजाइलिक पोजीशन पर। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है
यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होने की वजह से टर्मिनल कार्बन पे ब्रोमीन ऐड हो रहा है। और अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो वैसे यहाँ पे CN- तो जनरेट होना मुश्किल है, पर अगर होता भी तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बन यानी जो टर्मिनल कार्बन है उसके ऊपर CN सब्सटीट्यूट होगा, ना कि सेकेंडरी कार्बन पे। तो इसकी वजह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अगले ऑप्शन में हमें दिया गया है HBr और NaCN। तो HBr जो है उसमें जो Br- जनरेट होगा वो जाके बेंजाइलिक कार्बन पे अटैक करेगा और हमें एक सेकेंडरी ब्रोमो ग्रुप मिलेगा। और NaCN जो नेक्स्ट स्टेप में है उसमें से जो CN- जनरेट होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल वो जाके Br- को सब्सटीट्यूट करेगा, क्योंकि Br- एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है और वहाँ पे CN- जाके अटैक करके जॉइन हो जाएगा। तो हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो बड़े आसानी से मिल सकता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं एक बार, लेकिन उसमें जो आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें दिया गया है इन द रिएक्शन सीक्वेंस, तो हमें एक रिएक्टेंट दिया गया है जिसमें बेंजीन ग्रुप के ऊपर 2 CHO लगे हुए हैं। हमें X को डिटरमाइन करना है कौन सा प्रोडक्ट होगा, और Y भी एक प्रोडक्ट है उसे भी हमें डिटरमाइन करना है। तो इसमें एरो के ऊपर दिया गया है कॉन्सेंट्रेटेड KOH, और नेक्स्ट स्टेप में हमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन से जुड़े हुए 2 CHO ग्रुप हैं और कॉन्सेंट्रेटेड KOH दिया गया है। तो जब भी कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली हमें दिया हो तो आपके दिमाग में पहला जो रिएक्शन क्लिक होता है वो है कैनिज़ारो रिएक्शन, क्योंकि कैनिज़ारो रिएक्शन में आपको कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली चाहिए। वहीं अगर वो डाइल्यूट अल्कली हो तो वहाँ पे अल्डोल रिएक्शन होने की कंडीशन बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया एक हमारा क्राइटेरियन पहचानने का। दूसरा क्राइटेरियन है अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो वहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन होगा, अगर नहीं है तो कैनिज़ारो रिएक्शन होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो CHO से नेक्स्ट कार्बन है, अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो CHO जुड़ा हुआ है, साथ ही में इसके जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट कार्बन है उसमें अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 बॉन्ड्स पहले से ही बना चुका है। तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं छुपा हुआ है, इसके वजह से इसमें नो अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन होगा। तो कैनिज़ारो रिएक्शन को हम ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल होता है एल्डिहाइड का वो खुद ही ऑक्सीडाइज होता है और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसको रिड्यूस करता है, तो इसलिए इसे ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एल्डिहाइड हैं, इसलिए इसमें से जो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होगा और जो दूसरा एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो रिड्यूस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रहा है। जो ऑक्सीडाइज होगा वो कन्वर्ट होगा COO- में, और जो एल्डिहाइड रिड्यूस होगा वो कन्वर्ट होगा CH2OH यानी एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में। तो यहाँ पे जो आपको X प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इससे अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन C, ऑप्शन B और ऑप्शन D तीनों भी एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन A आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आपका एक रिएक्शन करने से ही आंसर आ जा रहा है, इसलिए इसे आप एक इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे आपको आगे भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आगे इसमें क्या होगा। तो X के ऊपर जैसे ही हम H+ के साथ में इसे हीट करेंगे तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और जो अल्कोहल है वो एडजेसेंट कार्बन पे है, तो इसलिए यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड हीट। तो इसे हम कहते हैं फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें एसिड से OH और अल्कोहल से H रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ H2O यानी वाटर, और यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एक एस्टर होगा और यहाँ पे H2O का रिमूवल होगा। तो इससे आप अगेन देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही बन रहा है, जो हमने पहले ही बता दिया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें दिया गया है बेंजीन प्लस सक्सिनिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे आप एनहाइड्राइड का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O।
और बीच में दोनों को लिंक करने के लिए एक ऑक्सीजन। यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 होने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक लुईस एसिड की तरह काम करने के लिए विदाउट वाटर AlCl3 यूज़ किया गया है। तो इसे देख के आपको एक रिएक्शन याद आया होगा जो है फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट्स में दो रिएक्शन हो सकते हैं, एक होता है अल्काइलेशन, दूसरा होता है असाइलेशन। तो यहाँ पे आपको असाइल ग्रुप यानी RC+O ऐसा कोई ग्रुप दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन होगा। तो ये तो हमने कंफर्म कर लिया कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है। तो ये तो हो गया नेम रिएक्शन की बात। अब हम देखेंगे X के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया गया है जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। तो H3PO4 से आपको H+ यानी एसिड मिल सकता है, जो कि आप इस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस के लिए या प्रोटोनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पहचानना है कि X और Y क्या होंगे रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पे सक्सिनिक एनहाइड्राइड दिया गया है एज अ रिएक्टेंट, साथ में उसके साथ में हमें AlCl3 भी दिया गया है। तो AlCl3 जो होता है वो एक लुईस एसिड होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, इसलिए उसे इलेक्ट्रॉन की बाहर से ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन और AlCl3 के बीच में एक बॉन्ड बनेगा बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप कहेंगे कि C+O वाला ऑक्सीजन ने क्यों ये इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट किए। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो C+O है इसमें जो ऑक्सीजन बॉन्डेड है ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता एक बार जब लोन पेयर दे देता ऑक्सीजन। तो इसके बाद में ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता वो बहुत ही डिस्टेबलाइज हो जाता, और इसीलिए जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो वाला बेटर है डोनेट करने में एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्डेड, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी लगता और ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन हो जाता सिस्टम में। तो ये तो हो गया एक रीज़न, इसके और भी रीज़न है, पर फिलहाल के लिए आप अगर इतना भी समझ गए तो काफ़ी है। तो यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन ने AlCl3 को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आपको असाइल टाइप का एक ग्रुप मिलेगा, जिसमें आप अगर इसको R अज्यूम करेंगे और यहाँ पे C+O, तो यहाँ पे एक असाइलियम आयन बनता हुआ दिखाई देगा। जो असाइलियम आयन होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, और इसलिए यहाँ पे अगर आप इसे R अज्यूम करेंगे तो ये एक असाइल टाइप का आयन बन गया, जो कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो असाइल ग्रुप है वो अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग पे, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो कि यहाँ पे असाइल ग्रुप है। अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग दी गई है, लेकिन अगर इस पर कोई सब्स्टिट्यूशन होता जैसे फिनॉल या फिर यहाँ पे अगर कोई नाइट्रो ग्रुप जैसे ज्वाइन होता तो उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता, यानी वो डायरेक्ट करता कि आने वाला ग्रुप कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे। पर यहाँ पे हमें जो बेंजीन रिंग दी गई है वो एक प्लेन बेंजीन रिंग है, इसलिए कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। जब ये बेंजीन रिंग से ये ज्वाइन हो जाएगा असाइल ग्रुप, तो इसके बाद में यहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको वापस एरोमेटिसिटी रिटेन करने के लिए यहाँ से एक H+ जो है अपना इलेक्ट्रॉन देके एज ए H+ रिमूव हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी रिटेन करने के लिए H+ का लॉस होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट X होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसमें कीटोन है और एक टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे AlCl3 जो है वो रिमूव हो जाएगा ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक करके, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इसके वजह से जो AlCl3 है वो एक सॉल्ट बना लेगा और हमें यहाँ पे OH यानी C+O ऐसा एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा टर्मिनली। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट X। अब हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट Y क्या होगा। तो एरो पे हमें H3PO4 दिया गया था, जिससे हमें एक H+ मिलेगा जो कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। ये जो H+ है वो जाके अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो बेंजीन रिंग है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये C+O और यहाँ पे 2 कार्बन और है बीच में, उसके बाद में C+O यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हमने पहले एनहाइड्राइड के टाइम पे किया था। यहाँ पे जो C+O है उनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पर वो डबल बॉन्डेड होने के कारण ये OH से जाके H+ ज्वाइन होगा और H2O का मॉलिक्यूल जो कि स्टेबल होता है लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा
और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन एक असाइलियम आयन बन चुका है। तो ये वापस से बेंजीन रिंग पे अटैक कर सकता है क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये अगर अटैक करेगा तो यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे अटैक कर सकता है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। और आपको पता होगा जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो थर्मोडायनेमिकली बहुत ही स्टेबल होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है और यहाँ पे दोनों भी असाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा, जिसकी वजह से हमें जो प्रोडक्ट Y है वो कुछ बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ 2 कीटोन एडजेसेंट पोजीशन पे ऐसा मिलेगा। तो इससे आप देखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें यहाँ पे एक कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड था इनिशियली और बाद में दोनों भी कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट चैप्टर से। इसमें हमें पूछा गया है कॉपर हैविंग एटॉमिक मास 63.5 crystallizes in a FCC lattice and has a density of 8.93 gram per cm cube. The radius of copper atom is closest to. तो हमें यहाँ पे कॉपर का डेंसिटी दिया गया है और आपको पता है रो इज इक्वल्स टू Zm अपॉन Na इंटू ए क्यूब। ये फार्मूला यूज़ करके हम ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है Z का वैल्यू होगा 4 क्योंकि FCC लैटिस है। मॉलिक्यूलर मास आपको दिया 63.5। Na आपको पता है एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको कैलकुलेट करने पे आपको A का वैल्यू मिल जाएगा जो कि होता है एज लेंथ। तो डेंसिटी भी आपको क्वेश्चन में दिया है तो आप इजीली कैलकुलेट करेंगे तो A का वैल्यू आएगा 361 पिकोमीटर। अब एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ए में 361 पिकोमीटर दिया है, लेकिन याद रखिए आपको रेडियस कैलकुलेट करना है ना कि एज लेंथ। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एज लेंथ कैलकुलेट किया आपको पता है 4r = √2a। ये फार्मूला FCC के लिए होता है। यहाँ पे हम a का वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें r का वैल्यू इजीली कैलकुलेट करके आ जाएगा जो कि होगा 127.8 पिकोमीटर्स। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 127.8 पिकोमीटर्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। दिया गया है गिवन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स E0 वैल्यू ऑफ Cu2 + 2Cu एंड E0 वैल्यू ऑफ Cu + 2Cu इज 0.340 volts and 0.522 volts respectively. The value of E0 from Cu2 + to Cu+ is। तो हमें यहाँ पे E0 वैल्यू कैलकुलेट करना है फॉर द रिएक्शन व्हेन Cu2+ इज कन्वर्टेड टू Cu+। तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये आपने हो सकता है पहले भी कभी सॉल्व किया हो। इसमें आपको एक सिंपल सा लॉजिक यूज़ करना है कि जो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम ऐड सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वांटिटी हैं उन्हें हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो E0 वैल्यूज़ दिया है उसे हम पहले डेल्टा G0 में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला डेल्टा G0 = -NF E0 सेल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक बार हमने E0 का वैल्यू पुट किया तो हम उसे डेल्टा G0 के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये कन्वर्जन होने के बाद हमें जो भी रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं उस रिएक्शन का डेल्टा G0 और फिर हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमें E0 वैल्यू रिपोर्ट करना है इस क्वेश्चन में। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन के लिए वर्किंग। आइए देखते हैं हम इसे प्रोसीड कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया था जो है NE = समेशन ऑफ ऑल NE। यानी यहाँ पे आपको जो भी E का वैल्यू कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाइड बाय जो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज है = समेशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस। यानी जिन भी रिएक्शन को हमें यूज़ करके रिक्वायर्ड आंसर निकालना है, यानी जो भी हमें गिवन में दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे E1 और E2 नॉट अज्यूम करें तो ये हो जाएगा N1 E0 + N2 E0 डिवाइडेड बाय N3। जो N3 है यहाँ पे इसे हम डिवीज़न में लेके जाएंगे और यहाँ पे याद रखिए ये E0 वैल्यूज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है क्योंकि जो फार्मूला है वो डेल्टा G0 = -NF E0 के लिए है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है E0 वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर द रिएक्शन Cu2 + to Cu+। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है यानी N3 का वैल्यू हो जाएगा 1। वहीं जो गिवन रिएक्शन है उसमें N1 का वैल्यू हो जाएगा 2 जिसमें Cu2+ कन्वर्ट होगा Cu में।
लेकिन जैसे ही आप इक्वेशन 2 को देखेंगे तो आपको हेल्स लॉ की याद आएगी, क्योंकि आपको जो इक्वेशन 2 है उसे रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसमें आपको Cu प्लस राइट हैंड साइड पे चाहिए और इक्वेशन 2 में जो है Cu प्लस वो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमें इक्वेशन 2 को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी उसका डेल्टा G नॉट जो है हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम ई नॉट का वैल्यू भी नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने रिएक्शन को रिवर्स किया, इसलिए यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू -0.552 रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा N1 ई नॉट 1 प्लस N2 ई नॉट 2। तो यहाँ पे ई नॉट 2 का वैल्यू नेगेटिव आएगा -0.552, क्योंकि हमने रिएक्शन 2 को रिवर्स किया है, और N3 का वैल्यू आपको पता है 1 है। तो इसे आप बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा +0.158 वोल्ट्स। तो अगर हम आंसर चेक करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये बहुत ही सिंपल सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसका रिपीट होने का भी चांस बहुत है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको अपना शॉर्टकट हमेशा याद रखना चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफ़ी वेटेज है सेक्शन 2 में, और सेक्शन 1 में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आता है, इसलिए आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से करके जाना चाहिए, और एक भी इसके ताकि आप क्वेश्चन लीव ना करें और इसमें आप फुल मार्क्स लाएँ अच्छा रैंक लाने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर बेस्ड है। इसमें हमें दिया गया है फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग 1.5 एम्पियर ऑफ करंट इज़ यूज्ड फॉर 250 सेकेंड्स। तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा अप्रोच ये होता है कि आप उसमें जो भी डेटा दिया हुआ है उसे एक साइड में लिख लें, ताकि आपको क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट का वैल्यू 1.5 एम्पियर्स दिया गया है, साथ में आपको टाइम का वैल्यू दिया गया है 250 सेकेंड्स। आगे दिया है थ्रू 250 ml ऑफ 0.15 मोलार सॉल्यूशन ऑफ MSO4। तो यहाँ पे MSO4 देने का मतलब ये है कि जो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होगा, क्योंकि आपको पता है सल्फेट आयन जो एग्जिस्ट करता है वो SO4 2- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल MgSO4 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसलिए इसका जो रेशियो होता है 1:1 होता है। वहीं अगर आप कोई +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का देखेंगे जैसे Na2SO4, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सल्फेट को बैलेंस करने के लिए आपको 2 सोडियम लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे -2 चार्ज है सल्फेट के ऊपर और हर एक सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको 2 सोडियम के एटम्स लगेंगे और एक सल्फेट का आयन लगेगा। आगे क्वेश्चन में दिया गया है ओनली 85% ऑफ द करंट वॉज यूटिलाइज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे हमें करंट की एफिशिएंसी दी गई है, क्योंकि पूरा तो करंट कन्वर्जन नहीं कर सकता इलेक्ट्रोलिसिस में, वहाँ पे जूल्स हीटिंग के वजह से कुछ % ऑफ करंट लॉस भी होता है एज अ हीट। तो कभी भी 100% एफिशिएंसी तो नहीं होती, आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा। तो इसलिए अगर आपको ना दिया हो तो वहाँ पे आप 100% अज्यूम करके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको डायरेक्टली लिख के दिया है कि यहाँ पे 85% एफिशिएंसी ऑफ करंट है, तो आपको कैलकुलेशन में 85% करंट ही यूज़ करना पड़ेगा। आगे दिया गया था मोलैरिटी ऑफ MSO4 सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इज़ क्लोज टू। तो हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन का आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस। इनिशियली इसका मोलैरिटी था 0.15। ब्रैकेट में दिया गया है अज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्ड कांस्टेंट, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस इसमें वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ये गैस अगर यहाँ से इवॉल्व होंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अगर ये इनिशियल वॉल्यूम है और उसमें से यहाँ पे गैसेस इवेपोरेट हो गए तो इसकी वजह से जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सल्फेट है तो SO2 इवॉल्व होने का चांस है, पर एग्जामिनर ने कहा है कि हमें ये पॉसिबिलिटी कंसिडर नहीं करनी है और हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कांस्टेंट अज्यूम करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये बेस्ट अप्रोच है कि आप जो भी डेटा दिया हुआ है उसे एक साइड में लिख लें और फिर उसका एक स्केच बनाएं, ताकि आपको पता चले कि उसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमें दिया गया है MSO4 का एक सॉल्यूशन है
और हमें वॉल्यूम कांस्टेंट दिया गया है। तो हम इसमें अगर नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करें तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल मोलैरिटी में क्या चेंजेस आए होंगे। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जो हमें वॉल्यूम दिया गया था वो ml में दिया गया था, यानी मिलीलीटर्स में दिया गया था। तो इसके वजह से जो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मिलेंगे वो मिली मोल्स में मिलेंगे। तो अगर हम इस मिली मोल्स को डिवाइडेड बाय 1000 कर दें तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे, जो कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इससे हमारा इनिशियल नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएगा 0.0375। नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ पे फैराडेज लॉ यूज़ करेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइज्ड हो चुके हैं और वो इस सॉल्यूशन से चले जा चुके हैं। तो यहाँ पे आपको पता है फैराडेज लॉ के लिए आपको n इंटू वैलेंसी फैक्टर यानी नंबर ऑफ़ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर करने पे IT/96500 आता है। तो यहाँ पे M2 प्लस था तो इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे IT और 96500 का वैल्यू पुट करेंगे और फिर हमें यहाँ पे करंट एफिशिएंसी यानी 85%, तो 85% के लिए 85 डिवाइडेड बाय 100 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएगा जितना डिपॉजिट हुए हैं। कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 0.00165 मोल्स डिपॉजिट हुए हैं और इनिशियल मोल्स थे 0.0375। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स जो डिपॉजिट हुए हैं अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो भी लेफ़्ट नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उस सॉल्यूशन में वो हमें मिल जाएगा। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.03585 इतने मोल्स अभी भी सॉल्यूशन में हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कांस्टेंट अज्यूम करना है, तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ पे आपको पता है कितने मोल्स अभी भी सॉल्यूशन में हैं, डिवाइडेड बाय अगर आप वॉल्यूम को लीटर्स में पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.25 लीटर्स, क्योंकि यहाँ पे हमें 250 ml का एक सॉल्यूशन दिया गया था। तो इसको आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.143 मोलार। तो इससे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज़ क्लोजेस्ट टू 0.143 मोलार। तो अगेन ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है और ये बहुत बार आ चुका है दूसरे भी एग्ज़ाम्स में, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप इसे मिस ना करें। अगला क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसे आप एक इजी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछा गया है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ IO2F5 द होल 2 माइनस आयन रेस्पेक्टिवली आर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में आपको एक पेंटागोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रहा है चारों भी ऑप्शन में। तो अगर आपको याद होगा पेंटागोनल बाईपिरामिडल में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे sp3d3 होने का कारण ये है क्योंकि आपको यहाँ पे 7 बॉन्ड्स टोटल बनाने हैं, 5 तो जो पेंटागन के शेप में हैं और 2 जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे आपको एक s ऑर्बिटल लगेगा, 3 p ऑर्बिटल्स लगेंगे और 3 d ऑर्बिटल्स लगेंगे। इन ऑल आपको 7 ऑर्बिटल्स लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे देखा जाए तो एक नॉन मेटल है आयोडीन, उसका स्टेरिक नंबर है 7। तो इसलिए आपको sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको 3 ऑर्बिटल्स p और d के लगेंगे और एक s ऑर्बिटल लगेगा। तो इससे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि उसमें sp2d4 दिया गया था। तो ये दोनों ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। अब हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ऑप्शन ए में अगर आप देखेंगे तो जो I डबल बॉन्ड O है एक एक्सियल बॉन्ड है और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो जो भी एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो फार अवे फ्रॉम दी अदर एटम्स होते हैं, इसके वजह से उसमें जो रिपल्जन होता है वो मिनिमम होता है। और डबल बॉन्ड में आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा रिपल्जन करेंगे एज़ कम्पेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिग्मा बॉन्ड। तो इसलिए जितना हो सके फार अवे होना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए में तो एक इक्वेटोरियल जो बॉन्ड है वो बाकी फ्लोरीन से सराउंडेड रहेगा, यानी उसमें रिपल्जन करने का ज़्यादा चांस है। वहीं अगर आप देखेंगे ऑप्शन डी में तो जो दोनों भी डबल बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे से जितना हो सके दूर हैं, यानी दोनों भी एक्सियल बॉन्ड्स के रूप में 180 डिग्री पे अलाइंड हैं। और जो फ्लोरीन एटम जो सिंगल बॉन्ड है वो खाली इक्वेटोरियल प्लेन में है,
इसकी वजह से इसमें मिनिमम रिपल्शन होगा और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी मिनिमम होगी। आपने ये सुना ही होगा कि नेचर लव सिमेट्री, तो यहाँ पे आपको पहली बात सिमेट्री मिल रही है, दूसरी बात यहाँ पे रिपल्शन भी मिनिमम है। तो इसके वजह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऑप्शन डी में ये ज़्यादा फेवर्ड रहेगा। तो इससे आप अगर सिमेट्रिकल कंडीशन देखेंगे और एनर्जी का कंडीशन भी देखेंगे तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल के लिए ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको स्टोइकियोमेट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 2 में आते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपको ज़रूर तैयारी करनी चाहिए। आइए देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिया गया है 2.33 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड X हैविंग एम्पेरिकल फार्मूला अपॉन ट्रीटमेंट विथ AgNO3 प्रोड्यूसेस 1.435 ग्राम ऑफ अ वाइट प्रेसिपिटेट। तो वाइट प्रेसिपिटेट से आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट है, क्योंकि AgNO3 के साथ में Cl- ही वाइट प्रेसिपिटेट देता है। पूछा गया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट रेस्पेक्टिवली आर। तो हमें इस क्वेश्चन में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साथ ही में हमें यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री का यूज़ करके कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले जो अननोन कंपाउंड है उसके हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है उसका हम एक बार एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कोबाल्ट का वेट आपको दिया है 59, फिर साथ में आपको दिया गया है कि H12 है तो यानी 12 × 1 हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन के लिए 4 एटम्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 14, और क्लोरीन के 3 एटम्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 35.5। इनको ऐड करने पे आपका जो टोटल वैल्यू आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास का वो होगा 233.5 ग्राम पर मोल। तो हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि इसमें कितने क्लोरीन एटम्स हैं जो विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं और कितने क्लोरीन एटम्स आउटसाइड हैं, यानी आयोनाइजेबल क्लोरीन एटम्स हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे X का। तो हमें यहाँ पे जो गिवन कंपाउंड का मास है वो है 2.33 ग्राम और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है हमने कैलकुलेट किया है वो है 233.5 ग्राम पर मोल। तो इसको जैसे हम डिवाइड करेंगे गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.01 मोल्स का, यानी जो गिवन कंपाउंड है वो 0.01 मोल्स है। वहीं अगर आप AgCl के मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 1.435 डिवाइडेड बाय AgCl का मॉलिक्यूलर वेट जो कि है 143.5। तो जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू भी 0.01 मोल्स ही आएगा। तो इससे हम ये समझ गए कि अगर हमने 1 मोल AgNO3 यूज़ किया है और वहाँ से 1 क्लोरीन डिस्प्लेस हो रहा है तो हमें 1 मोल AgCl मिल रहा है, यानी यहाँ पे 1:1 का रेशियो है, यानी इसमें एक आयोनाइजेबल क्लोरीन एटम है जो कि AgCl के साथ में वाइट PPT बना रहा है जब हमने इसे AgNO3 से रिएक्ट कराया होगा कंपाउंड X को। तो जो फॉर्मूला में हमें Cl3 दिखाया गया है वो 2 क्लोरीन जो हैं वो विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं और जो 1 क्लोरीन है वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज अ आयोनाइजेबल क्लोरीन है जो कि AgCl का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला कैसा होगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे आप NH3 क्योंकि ये अमाइन लिगेंड होता है तो वो बना सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे Cl2 जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेंगे और 1 क्लोरीन एज एन आयोनाइजेबल क्लोरीन यानी काउंटर आयन के रूप में बाहर रहेगा। आप यहाँ पे फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, यहाँ पे N4 और H12 बन रहा है। ओवरऑल 3 क्लोरीन्स हैं और 1 कोबाल्ट एटम है। अब हमें क्वेश्चन में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पहचाननी है। तो आप देख सकते हैं जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। तो यहाँ पे 4 अमीन लिगेंड है और 2 क्लोराइडो लिगेंड है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा। अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो सिर्फ ऑप्शन ए में ही कोऑर्डिनेशन नंबर यानी इसका सेकेंडरी वैलेंसी 6 दिया गया है और किसी भी ऑप्शन में 6 नहीं दिया गया है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा ऑप्शन ए। अगर आपको इसका प्राइमरी वैलेंसी यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर हम कोबाल्ट के लिए X अज्यूम करें, अमाइन तो 0 होगा क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोरीन का -2 और एक बाहर वाले क्लोरीन का -1, तो ओवरऑल जो होगा X का वैल्यू +3 आ जाएगा।
तो इससे अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 आना चाहिए और सेकेंडरी वैलेंसी 6 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में ही हमें मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो एक बहुत ही अच्छा मल्टी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगेन रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्शन 2 में ही 3 क्वेश्चन आ गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो अगर अभी भी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज नहीं किया है तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर रिवाइज कर लें। हो सकता है कोई इजी क्वेश्चन ही आ जाए और आप उसे सॉल्व करके अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पूछा गया द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.02 मोलार एक्वस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एट 298 केल्विन इज 1.65 इंटू 10⁻⁻⁴ सीमेन पर सेंटीमीटर। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, यानी हमें यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ H+ दिया गया है, यानी लैम्डा इन्फिनिटी दिया गया है, और एसिटेट आयन का भी हमें लैम्डा इन्फिनिटी वैल्यू दिया गया है फॉर एसिटेट आयन एज वेल। तो वैसे इस पार्ट के फॉर्मूले बहुत आसान है याद करना, और आपने याद किया भी होगा कि लैम्डा m इज इक्वल्स टू 1000 कापा बाई सी। तो यहाँ पे जो कापा है वो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और सी जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन है इन मोलार्स यहाँ पे। तो आप जैसे ही कापा का वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें दिया है 1.65 इंटू 10⁻⁴, और कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू पुट करेंगे जो है 0.02 मोलार, तो आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा एट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, जो कि आएगा 8.25। तो ये मिल गया हमें लैम्डा m एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन हमें अल्फ़ा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और अल्फ़ा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा इन्फिनिटी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कोलरॉश लॉ यूज़ करेंगे और लैम्डा CH3COOH एट इन्फिनिटी फाइंड करेंगे। उसके लिए हम इसे कर सकते हैं लैम्डा CH3COO माइनस एट इन्फिनिटी प्लस लैम्डा H+ एट इन्फिनिटी। तो ये सिंपल सा लॉ है जो बताता है कि अगर आपको टोटल का लैम्डा इन्फिनिटी फाइंड करना है तो उसके लिए आप इंडिविजुअल आयंस के इन्फिनिटी वैल्यू जो है उसका लैम्डा का, उसको ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दोनों को ऐड करने पर तो 390 आएगा। अब इसके आगे बहुत ईजी से आपको डिवीजन करना है, सिर्फ जो है लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा इन्फिनिटी वो हो जाएगा 8.25 डिवाइडेड बाय 390, और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0211। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा का वैल्यू, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो आपने देखा कि इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए और तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी। तो इसे आप रिवाइज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसे एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लें, ताकि अगर इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करके उसमें फुल मार्क्स गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।